नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। हिस्ट्री सीरीज को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट कर रहे हैं। इस सीरीज को आप लोग कंटिन्यू रूप से फॉलो करें। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सारे एग्जामों में आपको इस सीरीज से लाभ जरूर मिलेगी। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन 19वीं शताब्दी के मध्य की बंगाली पाठ्यपुस्तक वर्ण परिचय के बारे में सही है? पहला स्टेटमेंट है, इसे राजा राम मोहन राय ने लिखा था। देखिए, पहला यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, चूँकि वर्ण परिचय को 1885 ईस्वी में भारतीय समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा लिखा गया था। यह एक बंगाली प्रवेशिका है। यह उस समय की सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली बंगाली प्रवेशिका थी। बिल्कुल करेक्ट है, इसे बंगाल की सबसे प्रभावशाली प्रवेशिका माना जाता है। और जैसा कि स्टेटमेंट में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि यह उस समय की सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली बंगाली प्रवेशिका थी। ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में आप लोग थोड़ा सा डिटेल्स जानने का प्रयास करें। इनको एक समाज सुधारक, शिक्षाविद, लेखक, इसके अलावा समाज सुधारक, ऐसे बहुत सारे नामों से इनको जाना जाता है। इनका जो जन्म था 26 सितंबर 1820 को हुआ था। 1839 में ही इनके द्वारा कानून की परीक्षा पास की गई थी। आगे चल के 1841 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज में, बहुत इम्पोर्टेंट है, फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत विभाग के प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। आगे चल के 1886 में वह कलकत्ता संस्कृत कॉलेज में सहायक सचिव के रूप में भर्ती हुए। 1849 में उन्होंने संस्कृत कॉलेज में संस्कृत के प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत हुए। तो यहाँ पे सहायक प्रोफेसर हो गया और यहाँ पे संस्कृत कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में स्टेबल हो गए। 1851 में वे संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य बन गए। यहाँ से ध्यान रखिएगा, 1846 से लेकर 1851 तक पूरा इनका एक ही कॉलेज में जो जर्नी है तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इधर सवाल पूछ सकता है, 1856 में उन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रस्ताव रखा हुआ था और 1866 में इनके द्वारा बहु विवाह के खिलाफ, बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे था विधवा विवाह और यहाँ पे बहु विवाह, इसके खिलाफ एक नई याचिका भी दायर की गई थी और 1891 में इनकी मृत्यु हो गई। 1891 में 29 जुलाई 1891 को। नेक्स्ट प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल की तकनीक का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे स्मूथली देखिए, यहाँ पे प्रश्न को कैसे पूछा जा रहा है कि गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल की तकनीक का इस्तेमाल किया। और आपको ध्यान होना चाहिए कि चंपारण में भले ही गांधी का प्रथम सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है, लेकिन वहाँ पे भूख हड़ताल नहीं की गई थी, क्योंकि गांधी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, ना कि यहाँ पे भूख हड़ताल। इसीलिए यहाँ पे पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। भूख हड़ताल देखिए, सबसे पहले जो शुरुआत किया गया था गांधी के द्वारा अहमदाबाद मिल की हड़ताल के दौरान गांधी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल तकनीक का इस्तेमाल किया था। इसीलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा है, यहाँ पे राजकुमार शुक्ल ने गांधी को चंपारण क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को देखने का अनुरोध किया हुआ था। तो यहाँ पे दूसरा ही स्टेटमेंट करेक्ट होगा। राजकुमार शुक्ल ने ही यहाँ पे रिक्वेस्ट किया हुआ था। बिहार के चंपारण में नील की खेती के संदर्भ में किसानों की समस्याओं को देखने के लिए जो उस समय का स्थानीय व्यक्ति थे, जिनका नाम मेंशन किया गया है, राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी से अनुरोध किया गया था। चूँकि यूरोपीय जो भी नील्हो थे, नील बगान मालिक थे, किसानों को कुल भूमि के 3/20
भाग में इसी को तीनकठिया पद्धति कहा जाता है, नील उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे। अब यहाँ से जो प्रश्न बनता है, मैक्सिमम जो प्रश्न बनने की संभावना होती है कि चंपारण आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण नेताओं के नाम। तो यहाँ पे मैं नाम मेंशन कर रहा हूँ, जैसे कि महात्मा गांधी तो खुद है, इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद, पूरा वकीलों की टोली रहेगी, मजहरुल हक, महादेव देसाई, ब्रजकिशोर प्रसाद, जेबी कृपलानी, नरहरि पारेख, अनुग्रह नारायण सिंह, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण वर्मा। एक बार फिर से मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, खुद महात्मा गांधी, इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, दूसरा है यहाँ पे एमडी है यहाँ पे महादेव देसाई, बीपी से यहाँ पे हो जाएगा ब्रजकिशोर प्रसाद, और नेक्स्ट है यहाँ पे जेपी कृपलानी जेके, उसके बाद है नरहरि पारेख, अनुग्रह नारायण सिंह और आरएमपी रामनवमी प्रसाद, और नेक्स्ट है यहाँ पे एसएसबी शंभू शरण वर्मा। 1830 के दशक में आंग्लिकों और प्राच्यविदों के बीच बहस की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं शामिल है? पहला स्टेटमेंट है, आंग्लिक संस्कृत और अरबी ग्रंथों के मुद्रण पर खर्च होने वाली धनराशि में कमी करना चाहते थे। बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट है, चूँकि आंग्लवादी वर्सेस प्राच्यवादी है। प्राच्यवादी का मतलब आप समझ सकते हैं पुराने लोग जो भारत की शिक्षा पद्धति को अपनाना चाहते थे, और आंग्लिक मतलब अंग्रेज लोग, यूरोपीय लोग जो कि अंग्रेजी भाषा को अपनाने पे बल दे रहे थे। अब यहीं से आपको ध्यान रखना है, शुरुआत हो जाता है। भारत में पश्चिमी वैज्ञानिक ज्ञान का समर्थन करने वाले लोगों के समूह को आंग्लवादी के रूप में, आंग्लिक के रूप में जाना जाता है, और आंग्लिक भारतीय समाज और उनके साहित्य के बहुत आलोचक थे। उनका मानना था कि जो भी दर्शन है, प्राकृतिक विज्ञान, इतिहास, इसमें केवल आधुनिक पश्चिम शिक्षा ही भारतीय समाज को या फिर भारतीय समाज को ऊपर ले जा सकती है। इसीलिए लोग हर हाल में प्राच्यवादियों के द्वारा जो भी अरबी ग्रंथ यहाँ पे देख रहे हैं, प्रिंटिंग वगैरह जो भी खर्च यहाँ पे आ रहा थे, लोग चाहते थे कि कम से कम हो। इसीलिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है, आंग्लिक संस्कृत में ग्रंथों के मुद्रण पर खर्च होने वाली धनराशियों में कमी करना चाहते थे, परंतु फारसी में मुद्रण जारी रखना चाहते थे। अब थोड़ा सा प्रश्न को घुमा के पूछ लिया गया है। देखिए, जब अरबी में ये लोग नहीं चाहते हैं, प्राच्यवादियों को ही यहाँ पे नहीं चाहते हैं, सिर्फ इंग्लिश को ही ये मोटिवेट करना चाहते हैं, तो चाहे वो अरबी हो, हिंदी हो या फिर फारसी हो, ये क्यों करेंगे? तो इसीलिए यहाँ पे दूसरा जो स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन पहला क्या है, यहाँ पे नहीं चाहते थे, तो फिर सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्राच्यवादी अरबी और संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे वृत्तिका चाहते थे। अब स्वाभाविक सी बात है कि जो भी प्राच्यवादी जो लोग हैं, ताकि इनके भाषा को संरक्षण मिल सके, जो भी खोज कर रहे हैं, दर्शन हो गया या फिर अलग अलग जो भी साहित्य जो ग्रंथ है, जो अरबी है, संस्कृत में लिखा गया है, फारसी में लिखा गया है, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे रिसर्च करना चाहते थे, उनके लिए यहाँ पे क्या दिया है, वृत्तिका दिया हुआ, स्टाइपेंड यहाँ पे चाहते थे। तो ये तो चाहते थे, वो मिला नहीं बड़े मात्रा में, अलग बात है। प्राच्यवादियों ने दिल्ली में एक नया संस्कृत महाविद्यालय प्रारंभ किया हुआ था। प्राच्यवादियों ने, ध्यान रखिएगा, दिल्ली में नहीं किया गया था, किया तो जरूर गया था, लेकिन ये किया गया था यहाँ पे बनारस में संस्कृत कॉलेज, अब इसको गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, और कलकत्ता में मदरसा, अब आलिया विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, जो उस समय कंपनी का समर्थन मिल रहा था। इसीलिए प्राच्यवादी लोग चाहते थे, लेकिन दिल्ली में नहीं, ध्यान रखिएगा, बनारस में और कलकत्ता में, जो कि मदरसा था उस समय। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 और यहाँ पे 3, 2 और 4 यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसीलिए करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सी, 1 और
एक और यहाँ पे 3। निम्नलिखित में से क्या अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? अस्थाई बंदोबस्त ने जमींदार में जमींदारी के अधिकारों को यहाँ पे निहित किया। कह रहा है कि क्या सही नहीं है, विशेषता नहीं है। लेकिन पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही हमें सही प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि 1773 में ब्रिटिश कंपनी ने सीधे भू राजस्व का प्रबंधन करने का फैसला लिया हुआ था। अब आपको इससे पहले आपको ध्यान होगा, अस्थाई बंदोबस्त के पहले देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अस्थाई बंदोबस्त को प्रॉपर अगर लागू करने का जो श्रेय दिया जाता है वो तो कार्नवालिस को ही यहाँ पे दिया जाता है। लेकिन बक्सर या फिर प्लासी बक्सर के बाद से देखेंगे तो वहाँ पे जो भी कह सकते हैं अस्थाई बंदोबस्त पहले भी यहाँ पे लगा था। पहले लगा था इन द सेंस कि उस तरीके से नहीं लगा था जैसे कि कार्नवालिस ने यहाँ पे लगाया हुआ था। उस समय देखेंगे यहाँ पे तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा जो भी उच्चतम बोली लगाता था या फिर उच्चतम बोली लगाने वालों को राजस्व एकत्र करने के अधिकारी की यहाँ पे नीलामी दे दी जाती थी। लेकिन उसका प्रयोग बहुत अधिक सफल नहीं हुआ। जमींदार और अन्य सट्टेबाजों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ बोली लगाने से भू राजस्व की मात्रा उतना बढ़ नहीं पाती थी। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कोई अगर ये एरिया है, अगर यहाँ पे इसकी नीलामी की जा रही है तो इसमें ज़मींदार थे या फिर जो भी सट्टा लगाने वाले लोग थे आपस में लोग मिले जुले होते थे और जितनी मांग थी वारेन हेस्टिंग्स की उतनी मांग इसकी मिल नहीं पाती थी। उसकी डिमांड मतलब यहाँ पे जो रेवेन्यू जो कलेक्शन जो रेट था उतना यहाँ पे उसको हाइक नहीं मिल पाता था। सबसे बड़ी समस्या थी। इसीलिए यह देखा जाए तो शुरुआती तौर पे यहाँ पे फेल हो गया था। लेकिन आगे चल के आपको पता है कि कार्नवालिस ने जब लगाया तो उसमें एक जो रेट था पूरी तरीके से तय कर दिया गया था। अस्थाई बंदोबस्त ने किसानों के प्रथागत अधिभोग के अधिकार पर ध्यान देना यहाँ पे जारी रखा। अब यही समझना है कि यहाँ पे किसानों के प्रथागत अधिभोग के अधिकार पर ध्यान देना जारी रखा। क्या ऐसा था? किसानों को तो सीधे ही देखा जाए तो भूमि के मालिक से एक छोटा ही टुकड़ा का अगर किसान कम से कम मालिक तो होता था, लेकिन अब उसको सीधे मालिक से क्या कर दिया गया, मजदूर बना दिया गया। तो ये विशेषता क्या है? नहीं है। ध्यान रखिएगा, यह विशेषता नहीं है। चूँकि मकान मालिक या जमींदारों को भूमि के मालिक के रूप में मान्यता दे दी गई, उन्हें उनके अधीन भूमि के उत्तराधिकार के वंशानुगत अधिकार दे दिए गए, जहाँ पे किसानों को सीधे मालिक से मजदूर बन जाना पड़ा। और ये भी इसमें बोला गया कि जमींदारों को स्वामित्व तब तक बना रहेगा जब तक वह सरकार को उक्त तिथि, जिसको सूर्यास्त कानून के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है, वो तब तक भुगतान नहीं करता। यदि वे भुगतान करने में विफल हो जाते हैं तो उनके अधिकार समाप्त कर दिए जाते थे, जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। मकान मालिकों द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि भी यहाँ पे तय की गई थी और वो भी उस समय देखिए पूरी तरीके से क्या किया गया, फिक्स कर दिया गया कि इन फ्यूचर ये कभी भी चेंज यहाँ पे नहीं होगा। जैसे कि सरकार के लिए जो निर्धारित राशि जो तय किया गया था 10/11वां हिस्सा और एक था 1/10वां हिस्सा। 1/10वां हिस्सा जमींदार को खुद यहाँ पे रखना होता था और 10/11वां हिस्सा यहाँ पे कंपनी को देना होता था। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उच्च राजस्व मूल्यांकन का भार अस्थायी बंदोबस्त के तहत किसानों को स्थानांतरित कर दिया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। भूमि के वास्तविक कृषकों की स्थिति अस्थायी बंदोबस्त के तहत यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई थी। तो सी और डी और ये बिल्कुल करेक्ट है, बी यहाँ पे गलत होगा। निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषता है। अब आपको ध्यान ही होना चाहिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था यह थॉमस मुनरो का मौलिक विचार था। बिल्कुल करेक्ट है। यह मध्यस्थों को कम करने के लिए था, जिसमें अस्थायी बंदोबस्त में देखा जाए तो एक तरफ तो था यह इधर जमींदार और दूसरे तरफ था यहाँ पे किसान और प्राइमरी जो रोल प्ले कर रहा था सब यहाँ पे अंग्रेज। यही तीनों इक्वेशन आपको ध्यान रखना है। तो अंग्रेजों को
किसानों से अस्थायी बंदोबस्त में रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जमींदारों को बिचौलिए के रूप में पेश करना पड़ा था। तो जमींदार इसमें क्या हो गए, माले माल हो गए। शुरुआती तौर पे जमींदारों को समस्या हुई, लेकिन आगे चल के जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में फसलों की मूल्य वृद्धि या मूल्य अच्छे खासे मिलने लगे तो जमींदारों की स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। काफ़ी मजबूती यहाँ पे हो गई थी जमींदारों की स्थिति को लेके। तो यहाँ पे यह मध्यस्थों को कम करने के लिए था। खेती करने वाले किसान धीरे धीरे व्यवस्था से प्रभावित हुए। अब यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषता की बात की जा रही है। खेती करने वाले किसान धीरे धीरे इस व्यवस्था से प्रभावित हुए, ये भी बिल्कुल ही करेक्ट है। इसे मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में यहाँ पे पेश किया गया था। कुछ हिस्सों में यहाँ पे पेश किया गया था। कहाँ कह रहा है, यहाँ पे देख पा रहे रैयतवाड़ी व्यवस्था, और दिया है मद्रास और बंगाल। अब यही समस्या आपको, मद्रास तो सही है, यहाँ पे लाया गया था, मद्रास हो गया बम्बई साइड, लेकिन यहाँ पे बंगाल प्रेसिडेंसी भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इस प्रकार एक गलत हो जाएगा, चौथा नंबर। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। एक बार आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करें रैयतवाड़ी व्यवस्था को। 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। इसमें क्षेत्र देखा जाए तो मद्रास हो गया, बॉम्बे, असम के कुछ हिस्सों में, बहुत ही सिलेक्टिव एरिया था असम के कुछ हिस्सों में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें आ जाता है ब्रिटिश भारत का जो कुर्ग प्रांत का क्षेत्र था। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कुर्ग प्रांत, कुर्ग प्रांत आप विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड यहाँ पे कर सकते हैं। कुर्ग प्रांत का जो क्षेत्र था लगभग देखा जाए तो 1834 से लेके 1947 तक ब्रिटिश भारत का एक प्रांत, और 1947 से लेके 1950 तक भारत का प्रभुत्व था। मरकारा प्रांत की, इस प्रांत की यहाँ पे राजधानी भी थी। आगे चल के पूरा इसको मर्जर कर लिया गया। इस प्रणाली में किसानों या कृषकों को भूमि का मालिक माना जाता था। उनके पास मालिकाना हक होता था, और मालिकाना हक होने का मतलब ये है कि वे अपने ज़मीन को बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे, उपहार दे सकते थे। और इसमें बिचौलियों को ख़त्म कर दिया गया, अर्थात सीधे अंग्रेज किसानों से कर वसूल कर सकते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था की राजस्व दर देखा जाए तो जहाँ 50% थी, और ध्यान रखिएगा 50% शुष्क भूमि में जहाँ पे वर्षा वगैरह कम होती थी। क्योंकि अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी को पढ़ा है तो ये जो वृष्टि छाया क्षेत्र होता है इधर का, तो समस्या तो होती ही होती है बीच का। हालांकि नदियों से अच्छी खासी सिंचाई हो जाती है, लेकिन उस समय उतनी आधुनिकता पूर्वक यहाँ पे डैम नहीं बनाया गया था। वर्षा में भी अंतराल होता ही होता था मानसून की वजह से। सिंचित भूमि कितना रखा गया था, 60%, 60% यहाँ पे रखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, 1, 2 और 3। तीसरा आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था, जो कि विलियम बेंटिक के दौरान जब था, तो लगभग ये 1833 के आसपास इसको शुरू किया गया था। मध्य प्रांत, उत्तर पश्चिम, आगरा, ये जो एरिया है देख पा रहे हैं, इन्हीं सारे क्षेत्रों में लगाया गया था। भारत की गंगा घाटी में लगाया गया था। और महलवाड़ी व्यवस्था में जमींदार प्रणाली और रैयतवाड़ी प्रणाली दोनों के कई प्रावधान इसमें शामिल थे। जैसे इस प्रणाली में भूमि को पूरा महलों में विभाजित किया गया था। और जैसे कि एक महल हो गया, महल मतलब वो महल नहीं यहाँ पे, ठीक है, महल का मतलब है यहाँ पे गांव। जैसे एक गांव में एक महल, या हो सकता है कि एक ही महल के अंदर कई सारे गांवों को शामिल कर दिया जाता था। और किसानों के साथ स्वामित्व के अधिकार निहित थे, और करों के संग्रह के लिए गांव की समिति को जिम्मेदार ठहराया गया था। अगर वहाँ पे कोई एक किसान अगर कर चुकाने में विफल होता तो उसकी भूमि को वहाँ पे भी बेच दिया जाता था। निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? आत्मीय सभा की स्थापना आसान सा प्रश्न है। राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना यहाँ पे की गई थी। इनके बारे में डिटेलिंग करने का प्रयास करते हैं हम लोग। राजा राम मोहन राय, इन्हें आधुनिक भारत के पिता या बंगाल के पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है।
इनका डेट ऑफ बर्थ है, बहुत लीजेंड व्यक्ति हैं, पूछा जा सकता है। 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह एक धार्मिक और सामाजिक सुधारक भी थे और मोस्ट इनका जो इम्पोर्टेंट रोल होता है सती प्रथा के उन्मूलन को लेके, सती प्रथा को उन्मूलन के लेके इनकी भूमिका व्यापक रूप में देखी जा सकती है। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर सेकेंड के द्वारा इन्हीं को यहाँ पे राजा की उपाधि दी गई थी। कई सारी ऐसी जो उपाधियाँ बार बार पूछी जाती थी, इनको सब संस्कृत, फारसी, हिंदी, बंगाली, अंग्रेजी, अरबी, कई सारे भाषा इनको आता था। 1815 में उन्होंने मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, निरर्थक अनुष्ठान और अन्य सामाजिक बीमारियों के खिलाफ अभियान के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा की यहाँ पे स्थापना की थी। यहीं भी प्रश्न पूछ रहा है, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में की गई थी। 1828 में ब्रह्म सभा का गठन किया गया था। ब्रह्म सभा का गठन किया गया था जो बाद में ब्रह्म समाज भी बन गया। इसके अलावा कुछ और भी नाम हैं, जैसे कि केशव चंद्र सेन है। यह भी एक हिंदू दार्शनिक और समाज सुधारक थे जिन्होंने हिंदू विचार के ढांचे के भीतर ईसाई धर्म शास्त्र को शामिल करने का प्रयास किया। अर्थात आप कह सकते हैं कि हिंदू के साथ साथ जो भी क्रिश्चियनिटियों की अच्छी अच्छी जो बातें थी सबको शामिल करने का प्रयास किया गया। 17 वर्ष की आयु में इन्होंने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1857 में वह ब्रह्म समाज में शामिल हो गए थे। ब्रह्म समाज में शामिल हो गए थे और दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी का अच्छे तरीके से अध्ययन किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर, यह भी एक हिंदू दार्शनिक और समाज सुधारक थे जो ब्रह्म समाज में सक्रिय थे। इन्होंने धार्मिक साहित्य, विशेष रूप से देखा जाए तो उपनिषदों का गहन अध्ययन करना शुरू किया था। ऐसे बहुत सारे प्रश्न देखिए घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने सारे पॉइंट को एक साथ कंपाइल करके रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और 1843 में देवेंद्रनाथ ने तत्वबोधिनी, इस नाम से तो आप लोग भली भांति वाकिफ होंगे, तत्वबोधिनी पत्रिका के मुख्य पत्र के रूप में तत्वबोधिनी पत्रिका की शुरुआत की हुई थी। और इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की देखरेख में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जिस शांति निकेतन की यहाँ पे स्थापना की गई थी, तो शांति निकेतन को पूरा देवेंद्रनाथ टैगोर के प्रयासों के फलस्वरूप ग्लोबलाइज करने का इनको मौका मिला। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक और नाम है यहाँ पे, विजय कृष्ण गोस्वामी। इनको भी देख लीजिए। ये भी ब्रिटिश काल के दौरान भारत में एक प्रमुख हिंदू समाज सुधारक और धार्मिक व्यक्ति थे। इनकी, गोस्वामी जी की, जो वर्ष 1864 तक आदि ब्रह्म समाज के भी आचार्य थे। और जैसे जैसे ब्रह्म समाज फैलने लगा, ब्रह्म आंदोलन फैलने लगा, आचार्य देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में बुजुर्ग रूढ़िवादी आदि ब्रह्म समाज के सदस्य और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में समाज के नए सदस्यों के बीच टकराव होना शुरू हो गया। चूँकि एक तो था पूरी तरीके से रूढ़िवादी के खिलाफ और दूसरा रूढ़िवादी को पुनः स्टेबलाइज करने का प्रयास, तो समस्या यहाँ पे होनी ही थी। इसके परिणाम स्वरूप गोस्वामी जी ने आदि ब्रह्मो समाज के आचार्य पद से इस्तीफा दे दिया, जो रूढ़िवादी की तरफ था, और भारत के ब्रह्म समाज कहे जाने वाले केशव चंद्र सेन के नए समाज में शामिल हो गए। केशव चंद्र सेन के नए ब्रह्म समाज के सदस्य के रूप में गोसाई जी ने, विजय कृष्ण जो गोस्वामी हैं, इन्हीं को गोसाई जी भी बोला जाता है, महिलाओं की शिक्षा और बाल विवाह के उन्मूलन का कर्तव्य संभाला। स्वाभाविक सी बात है, जो केशव चंद्र सेन की जो विचारधारा थी, इस दौरान उन्हें बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर के साथ काम करने का मौका मिला। भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से उन्होंने
बामा बोधनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बामा बोधनी, तत्वबोधिनी, इसके अलावा धर्म तत्व आदि जैसे बंगाली पत्रिकाओं में योगदान देना भी शुरू कर दिया। आगे चल के इनके द्वारा फेमस कह सकते हैं कि जो पत्रिका जिसका नाम था असाबत्ती, जो आगे चल के अस हाबतीर उप खान नामक पुस्तकों में पूरा पूरा संकलित किया गया था। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ असाबत्ती, इतना पर्याप्त है। 1855-56 के संथाल विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संथाल एक हताश स्थिति में थे क्योंकि आदिवासी भूमि को पट्टे पर दिया गया था। बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि संथाल एक आदिवासी समूह था उस समय, आज भी है, और वे राजमहल की पहाड़ियों में बसे हुए थे। राजमहल की पहाड़ियों में बसे हुए थे। शुरुआती में देखा जाए तो जनजातीय समाज से युक्त थे, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों के द्वारा कृषि कार्य वगैरह जो भी आसपास की ज़मीन थी साफ करके, जंगलों को जला के कृषि करना यहाँ पे शुरू कर दिया गया। कृषि के माध्यम से राजस्व के विस्तार के लिए अब यही समस्या था कि अंग्रेज़ों ने उनकी ओर रुख किया कि भाई ये भी कृषि कर रहे हैं तो इनको भी परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत यहाँ पे लाया जाए, रखा जाए, जो कि सबसे बड़ा कारण था संथालों को निराश करने का। संथाल कृषि करने के लिए जंगलों को बहुत इजली मेहनत पूर्वक यहाँ पे साफ किया था, और 1832 में पूरा एक बेल्ट ही यहाँ पे दे दिया गया था, जिसको बोला गया दामिन ए को, दामिन ए को, या इसी को संथाल परगना भी बोला जाता है। कब दिया गया था यहाँ पे? 1832 में इनको यहाँ पे दिया गया था कि इन सारे क्षेत्रों में संथाल लोग रहेंगे, जो भी अपनी एक्टिविटी है, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, ठीक है, सारी एक्टिविटी यहाँ पे ये लोग अपने में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस विद्रोह को देखा जाए तो 1793 का आपको याद होगा कर्नवालिस के द्वारा जो लाया गया था परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्त जो लाया गया था, सबसे मेन कारण तो यही था। 1832 में देखिए यहाँ पे दिया गया, और पुराना जो कानून को यहाँ पे क्या किया गया, पूरी तरीके से इनके ऊपर यहाँ पे थोप दिया गया। सबसे बड़ा मेजर जो प्रॉब्लम तो यही था इनके साथ कि पहले इनको बसाओ, लाओ, मेहनत कराओ, और उसके बाद से जब ये खुद एक्टिविटी करने लग गए तो अब इनको पूरी तरीके से कर सिस्टम के तहत यहाँ पे शामिल करो। और फिर यहीं से आवाज़ उठेगा 1855-56 में, जैसा आपको पता भी होगा कि सिद्धू कानू के नेतृत्व में बड़े रूप में विद्रोह करना शुरू कर दिया गया, और कंपनी के शासन के अंत की इन लोगों ने घोषणा कर दी। खुद को 1854 तक आते आते स्वतंत्र होने का ये लोग दावा करने लग गए। और इस प्रकार देखा जाए तो जनजातियों के द्वारा ये हुआ भारत में पहला अगर किसान विद्रोह था तो ये गलत नहीं कहा जाएगा। चौथा स्टेटमेंट दिया भी है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत में संथाल विद्रोह एकमात्र बड़ा विद्रोह था, लेकिन एकमात्र बड़ा विद्रोह और किसान विद्रोह दोनों में अंतर है, तो इसीलिए चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा संथाल विद्रोहियों के साथ बहुत ही उदारता से व्यवहार किया गया था। क्या ऐसा था? बिल्कुल नहीं था। संथाल आबाद क्षेत्रों को अंततः अलग प्रशासनिक विभाग का गठन किया गया, जिसे संथाल परगना कहा जाता है। दामिन को पूरा पूरा किया गया था, भी मैंने आपको सब बताया था। फाइनली वही हुआ जो कि पहला जो किसान विद्रोह था बड़े रूप में, जब यहाँ पे समस्याएं आने लगी। सिद्धू कानू, इसके अलावा फूलो और झानो और भी लोग थे, उनकी बहन भी थी सिद्धू कानू, चांद भैरव उनकी बहन फूलो और झानो, उनके नेतृत्व में माना जाता है कि जब आंदोलन को शुरू किया तो बड़े मात्रा में नरसंहार यहाँ पे किया गया। 1855 में सिद्धू की मृत्यु हो गई। कानू को 1856 के आसपास गिरफ्तार कर लिया गया था, और शुरुआत हुआ था, ये बार बार पूछा भी जाता है, साहिबगंज, ध्यान रखिएगा, साहिबगंज जिले के भुगनाडीह में 30 जून 1855 को संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले आदिवासी सिद्धू और कानू की याद में जहाँ से शुरू किया गया था। 30 जून को ही
ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 जून को हर साल हूल दिवस मनाया जाता है। पूछ देगा ये, हूल दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून, हर साल 30 जून को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट उत्तर अब आसान हो गया, 1 और 3 डी हो जाएगा, क्योंकि 2 और 4 तो गलत हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है आईएनसी का गठन 1885 में बम्बई में हुआ था। बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। 1885 में ही बम्बई में एओ ह्यूम द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि एओ ह्यूम एक ब्रिटिश सिविल सेवक था, इसीलिए बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। आईएनसी के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इसके अलावा शुरुआती नेताओं में, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी खुद है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर, ये सारे कई सारे नेता शामिल थे। आईएनसी का जो पहला जो सत्र हुआ था बॉम्बे के गोकुलदास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। इसका लक्ष्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन करने के पीछे का, ताकि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को तेजी से बढ़ाया जाए और सभी क्षेत्रों तक पहुंचा जाए। देश के विभिन्न भागों में कांग्रेस के अधिवेशन को पहुंचाने का निर्णय लिया गया था, ताकि लोग इसको जाने और अधिक से अधिक लोग इस पार्टी से, इस संस्था से जुड़ पाए। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के सबसे पहले साहित्यिक संदर्भ निम्नलिखित में से किसमें पाए गए हैं? सीधा सीधा है कि लोहे का उपयोग या फिर लोहे का प्रयोग जो सबसे पहले कहाँ पे मिला है। उपयोग नहीं कहेंगे यहाँ पे, साहित्यिक संदर्भ यहाँ पे दिया हुआ है, किस वेद में। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, यजुर्वेद में। देखिए, भारत में लोहे की प्रारंभिक घटना विभिन्न कालानुक्रमिक और सांस्कृतिक चरणों के साथ कई स्थलों में पाई गई है, लेकिन यजुर्वेद और अथर्ववेद में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कृष्ण अयस, श्यामा और श्याम अयस, काली या गहरी जिसको धातु भी बोला जाता है। तो ये सारे जो शब्द है स्पष्ट करते हैं किसको? लोहा को ये स्पष्ट करते हैं। और प्रॉपर देखा जाए तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अच्छा खासा प्रयोग होने लगा था लोहे का। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सी। यजुर्वेद के बारे में आपको पता होना चाहिए, यजुस, ठीक है। यजुस का अर्थ है यज्ञ का सूत्र, और यजुर मतलब यज्ञ की प्रार्थना की पुस्तक। यह अनुष्ठान अर्पण कर सकते हैं कि मंत्रों का संकलन है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके 2 प्रकार है यजुर्वेद के। एक तो है यहाँ पे कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरा है यहाँ पे शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरा है यहाँ पे शुक्ल यजुर्वेद। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए संहिता का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पे मैचिंग दिया है, यहाँ पे कौन कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? बहुत फेमस पुस्तक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दूसरा है यहाँ पे प्रफुल्ल चंद्र राय, इनकी जो पुस्तक है द पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया। दोनों में देखेंगे पॉवर्टी लगा है, तो एग्जाम में जल्दीबाजी नहीं करेंगे, पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेंगे कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। महादेव गोविंद रनाडे, इनके द्वारा लिखा गया है एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स। और चौथा है आर.सी. दत्त, जो लास्ट में बच गया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ए का 2 और बी का हो जाएगा 4, ए का 2 और बी का हो जाएगा 4, सी का 1 और डी का 3। ऐसे एक ही ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्ले मिंटो सुधार,
इनका नामकरण ब्रिटिश सांसद मिंटो और मार्ले के नाम पर किया गया था। अब यहाँ पे देख पा रहे ब्रिटिश सांसद लगा है, मिंटो और मार्ले के नाम पे किया गया था। बिल्कुल ये करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो नाम है मार्ले मिंटो सुधार, आपको ध्यान होना चाहिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो है यहाँ पे ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने विधान परिषदों में कुछ सुधार के लिए और ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, माने बढ़ावा मतलब कह सकते हैं कि सीमित बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे किया गया था। और इसे सामान्यतः जो मार्ले है, ध्यान रखिएगा, जॉन मार्ले, उस समय ये भारत के सचिव था, भारत के सचिव। और जो मिंटो है भारत के वाइसराय, मिंटो यही था। तो इन्हीं दोनों का नाम को मिला के यहाँ पे रखा गया था, ठीक है, मार्ले और मिंटो, मार्ले और मिंटो। तो मार्ले हो जाएगा भारत सचिव और मिंटो हो जाएगा यहाँ पे वाइसराय। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसने विधान परिषद में निर्वाचित भारतीयों की संख्या में वृद्धि कर सीमित स्वशासन का उपबंध किया हुआ था। सीमित स्वशासन का उपबंध यहाँ पे किया हुआ था। बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है दूसरा वाला। चूँकि देखा जाए तो इसमें केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों को गैर आधिकारिक बहुमत यहाँ पे दिया गया था। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि शिमला वाला घटना में थोड़ा आप लोगों को जिक्र कर देता हूँ। जब मुस्लिम लीग का उदय हुआ था शिमला में, जैसे कि एक नाम आता है आगा खान का नाम आता है। आगा खान के नेतृत्व में, जो कि एक कुलीन मुसलमानों के समूह में भी पहुंचे हुए थे। 1906 में उस समय मिंटो ही था, लॉर्ड मिंटो से मुलाकात हुई थी और मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी गई थी, जिसको 1906 में यहाँ पे पूरा भी कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसने पृथक निर्वाचक मंडल की संकल्पना को स्वीकार भी किया था और मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली की शुरुआत की थी। इसके तहत मुस्लिम सदस्यों को चुनाव केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा किया जाना था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा किया जाना था। आज ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। आज जो कॉन्सेप्ट है रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, और रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट का मतलब है सीधा सा कि कोई भी अगर एक एरिया है तो वहाँ पे जिसको रिजर्वेशन दिया गया है, कोई भी हो यहाँ पे, ठीक है, जिसको रिजर्वेशन दिया गया है उस पार्टी से या फिर कोई भी कैंडिडेट उसी जाति से, उसी संप्रदाय से बिलोंग तो जरूर करेगा, लेकिन उसको चुनने वाले सारे लोग होंगे, किसी भी जाति धर्म सारे लोग मिल के चुनेंगे। तो ये एक अंतर है पृथक निर्वाचन वर्सेस, ठीक है, रिजर्वेशन के बीच का जो अंतर है, इसको आपको समझना होगा। अधिनियम ने प्रामाणिकता सांप्रदायिक और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी, ठीक है, बताया हुआ था। एग्जाम पूछता है। इनमें से ऐसे उपबंध अंतर्वृष्ट थे जिनसे यह सुनिश्चित हुआ कि ब्रिटिश अधिकारी इंपीरियल विधान परिषद में अपना बहुमत बनाए रखे। बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। अधिनियम ने औपनिवेशिक स्वशासन को मंजूरी देने के लिए कुछ नहीं किया, चूंकि जो कांग्रेस की मांग थी। तो पहला गलत है और 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन के अभिलक्षण थे? प्रारंभ से यह ग्रामीण विद्रोह था। अब देखा जाए तो देखिए, गांधी के द्वारा शुरुआत तो अगर चंपारण सत्याग्रह से देखेंगे तो गांव से यहाँ पे किया गया था। चंपारण का जो क्षेत्र उस समय ग्रामीण पृष्ठभूमि ही थी। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन, बम्बई जो ग्वालियर जो टैंक है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, टॉप टू बॉटम अप्रोच, टॉप टू बॉटम अप्रोच। लेकिन ये टॉप टू जो बॉटम जो अप्रोच है, गांधी ने इसकी नींव चंपारण सत्याग्रह हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा, नमक आंदोलन, तो देखेंगे तो कहीं ना कहीं बॉटम से टॉप करने का प्रयास जरूर किया था। इसीलिए तो इसका फायदा मिला ना, ताकि सारे के सारे लोग क्या हो गए, जागरूक हो गए, जागरूक यहाँ पे हो गए। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। तो टॉप टू बॉटम किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। प्रारंभ से यह ग्रामीण विद्रोह था, ऐसा कहना सही नहीं होगा,
क्योंकि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए एक आह्वान जो किया था, मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में ही यहाँ पे किया हुआ था, और जिसे भारत का, ठीक है, अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट गांधी का नारा था, करो या मरो, डू एंड डाई। यह सारभूत रूप से एक नरमपंथी आंदोलन था। देखिए, यहाँ पे गांधी को हमेशा देखा जाए तो अहिंसक की कैटेगरी में रखा जाता है, अहिंसक। लेकिन अगर भारत छोड़ो आंदोलन को हटा दे तब, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसमें नरमपंथी लोग, गरमपंथी लोग, सब लोग हैं यहाँ पे। डू एंड डाई, करो या मरो का जब नारा लग गया है तो इसका मतलब कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अंतिम कोई भी ऑप्शन नहीं है। जापानी सैनिक हमारे द्वार पे खड़े हैं, इंटरनल इशू इतना यहाँ पे बिगड़ चुका है, खासकर सांप्रदायिक विभाजन को लेके। तो समस्या तो थी, कई सारी समस्याएं यहाँ पे मौजूद थी, तो इसीलिए ये भी कहना सही नहीं होगा। हिंसा का अभूतपूर्व प्रयोग इसकी विशेषता थी, जबरदस्त हुआ, कितने लोगों को, कितने अंग्रेजों को भी मारा गया। राज्य द्वारा प्रचंड दमन इसकी विशेषता थी। रिटेलिएट में, बदले में अंग्रेजों ने निर्ममतापूर्वक राष्ट्रवादियों का दमन भी किया। तो यहाँ पे कहना कोई गलत नहीं होगा। देखिए, इसका तत्कालिक कारण कितने बार प्रश्न पूछ लेता है कि देखिए इसका तत्कालिक जो कारण था उस समय, जैसे कि अगर मैं बात करूं, क्रिप्स मिशन हो गया, क्रिप्स मिशन के साथ साथ कैबिनेट मिशन, मैंने 4-5 में ऑप्शन दे दो कि कौन सा मिशन की वजह से ये सब हुआ। तो देखिए, उस समय तत्कालिक जो मिशन था, तत्कालिक जो कारण था, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन चूंकि असफल हो गया था और इसीलिए आंदोलन के कुछ स्थानों पर हिंसा देखी गई, जो पूर्व नियोजित भी नहीं कह सकते हैं। इंस्टेंट सब चीज़ हो रहा था, सिचुएशन इतना तेज़ी से उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से बदल रहा था। अंग्रेज़ों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को हिंसक रूप से दबाया गया था, लोगों को गोली मारी गई थी, लाठीचार्ज, गाँव को जलाना, भारी जुर्माना, सब यहाँ पे किया ही गया था। और इसी समय देखेंगे तो भारत में समानांतर सरकार की भी स्थापना हुई थी, बलिया में हो गया, फिर अलग अलग क्षेत्रों में आपको ध्यान रखना होगा कि कहाँ कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। एग्जाम ऐसी चीज़ों को टारगेट करता है। 15वीं शताब्दी में रोम के स्थापत्य की नई शैली के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 15वीं शताब्दी में अतीत से पूरी तरह विच्छेद इसकी विशेषता थी। अब देखेंगे, कोई भी चीज़, देखिए वर्तमान में कोई भी चीज़ है, अगर आप इसको अतीत से विच्छेद कर देंगे, अतीत से विच्छेद कर देंगे। छोटा सा मैं एग्जांपल दे दूँ, अगर आज वर्तमान में आप मोबाइल चला रहे हैं, 4G 5G चला रहे हैं, अब बोला जाए कि 4G 5G आप इंस्टेंट चला रहे हैं तो कहना गलत होगा। स्मार्टफोन डायरेक्ट आप चला रहे हैं, AI का प्रयोग आप डायरेक्ट कर रहे हैं, गलत होगा। कोई भी चीज़ अचानक नहीं होता है इतिहास में, मैं बार बार आप लोग सिखाता भी हूँ। और अतीत से विच्छेद बिल्कुल यहाँ पे नहीं हो सकता है। जब तक फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, सिंपल फ़ोन, तब जाके स्मार्टफोन, ठीक है, तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, गलत है, गलत यहाँ पे हो जाएगा। यह वस्तुतः साम्राज्यिक रोमन शैली का क्या था, पुनरुत्थान था, पुनर्जागरण। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, पुनर्जागरण, पुनः लोग जग गए। चूँकि देखेंगे पुनर्जागरण का जो टाइम पीरियड, जैसे कि लगभग 16वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास माना जाता है, ये लोग जग क्यों गए? शुरुआती समय में देखेंगे इनका जो ग्रीक, जो इनका हिस्ट्री था, बहुत ही इम्पैक्टफुल था, पावरफुल था, क्रिएटिविटी था वहाँ पे। एक से एक अरस्तु हो गया, प्लेटो, सुकरात, एक से एक फिलोसफर लोग रहे हैं। तो मेडिवल एरा तक आते आते देखेंगे, मेडिवल एरा तक आते आते इनको पूरी तरीके से वहाँ पे लुप्त ही पाया जाता है, बहुत अधिक इनकी चर्चा नहीं मिलती है, क्योंकि धर्म का प्रभाव इतना अधिक हो जाता है। चर्च व्यवस्था, हर चीज़ को ईश्वर से यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। लेकिन अब इसी चीज़ से कह सकते हैं कि उभरने के लिए, या फिर ऐसे कुछ न कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे धर्म युद्ध हो गया, कुरुक्षेत्र जिसे बोला जाता है, जिसमें यूरोपीय लोग हार गए, चर्च पे सवाल उठने लगा, जहाँ चर्च व्यवस्था बोलता था कि
क्रिश्चियनिटी हम ही लोग सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और वे लोग जब मुस्लिम लोग से हार गया तो धीरे धीरे वहाँ के जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं उनको ज़रूरत हुआ कि हम कुछ स्टडी करें, और इसी दौरान उनको पुराने जो ग्रीक जो बहुत सारा जो कह सकते हैं कि दार्शनिक चीज़ें था उसको इनको स्टडी करने का मौका मिला। फिर इनको लगा कि नहीं, पुराने समय में तो वैसे थी, बीच में गायब हो गए मिडेवल एरा में, और फिर 16वीं शताब्दी से पुनः इन्हीं चीज़ों को क्या किया जाने लगा, यहाँ पे दोबारा उठाया जाने लगा। तो यही है यहाँ पे स्थापत्य शैली में भी देखेंगे। स्थापत्य शैली में जैसे कि एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो मिडेवल एरा में जो भी स्थापत्य शैली में जो सब्जेक्ट था राजा महाराजा गॉड, इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब यहाँ पे आम जनमानस से जोड़ के बहुत सारा पेंटिंग चित्रकार सब बनाया जाने लगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है मोनालिसा की पेंटिंग, जो कि एक आम महिला को ध्यान में रख के बनाया गया, कितना फेमस हुआ देखिए। क्लासिकी शैली से परिचित वास्तुकारों को धनी व्यापारियों और अभिजन द्वारा यहाँ पे नियुक्त किया जाता था। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 2 और 3, 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी। अब इसमें कुछ और चीज़ों को मैं ऐड ऑन करूँ तो जैसे कि मध्ययुगीन जो शैली थी, गोथिक शैली थी, वहीं एंशिएंट एरा में बनाया जाता था, अलग अलग शैली का प्रयोग किया जाता था। तो जैसे कि गोल मेहराब, सुरंग, गुंबद, उन सारे ही चीज़ों को देखेंगे तो फिर मॉडर्न एरा तक आते आते गोथिक शैली के साथ सामंजस्य बना के उसके अनुरूप इमारत बनाया जाने लगा था। ब्रिटिश भारत के संदर्भ में उपयोगितावाद की विचारधारा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? उपयोगितावाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उपयोगितावाद देखिए आप लोग, ठीक है। उपयोगितावाद में यह विश्वास किया जाता था कि समाजीय समुन्नति के लिए विधि का शासन क्या है, आवश्यक है। बिल्कुल करेक्ट है। जेम्स मिल ने उपयोगितावाद के सिद्धांत को अपनी पुस्तक यूटिलिटेरियन एंड द राज में प्रतिपादित किया था। ये बिल्कुल ही गलत है। इसमें जेम्स मिल ने जिसमें प्रतिपादित किया था उस बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उपयोगितावादी उदारवादियों से सार्थक रूप से भिन्नता रखते थे। अब उपयोगितावादी कौन थे, उदारवादी कौन थे, दोनों में जब तक अंतर नहीं आप समझेंगे फिर ठीक है प्रश्न को आप सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो दोनों में अंतर था यहाँ पे, अभी मैं बताऊंगा कैसे। उपयोगितावाद की भिन्न सत्तात्मक प्रवृत्तियाँ थी, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा एक बैकग्राउंड के रूप में समझने का प्रयास करिए। देखिए जब अंग्रेजों ने भारत पे कंट्रोल करना शुरू किया तो पता है आपको कि कितना अधिक अंग्रेजों को फ़ायदा मिला। अंग्रेज ब्रिटेन में औद्योगिकरण का दौर आ गया। पूरे विश्व में माना जाता था कि ब्रिटेन का कभी सूर्यास्त नहीं होता है, हर जगह ब्रिटेन का उपनिवेश होता था, कच्चे माल। तो औद्योगिकरण को जो वहाँ पे बल मिला ना, तो औद्योगिकरण को बल मिलने से तेज़ी से यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट फला फूला, कच्ची वस्तुओं से पूरी तरीके से तैयार माल के लिए इनका जो भी कह सकते हैं कि मार्केट मिलने की संभावना बढ़ती गई। तो इसमें शोषण वाली गतिविधियां भी यहाँ पे जारी हो गई, मतलब शुरू हो गई। अब जब शोषण होने लगी तो यही आपको समझना है कि मार्क्स ने वहाँ पे आवाज़ उठा दिया, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, खूनों के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है सिवाय अपने पैरों को बेड़ियों के। तो यही आपको समझना है कि अब कुछ लोग उसी समाज से ऐसे लोग निकल के आएंगे जो चाहेंगे कि जो भी पूंजीवादी व्यवस्था है बनी रहे, लेकिन मजदूरों को कुछ न कुछ मिले, जरूर मिले। जिनका शोषण हो रहा है, क्योंकि अगर इनको कुछ नहीं मिलेगा तो पूरी तरीके से समाज को क्या करेंगे, बदलने का प्रयास करेंगे, हिंसक लड़ाइयाँ होगी, जो कि हुआ भी है। यहाँ पे इंग्लैंड के इतिहास में देखेंगे तो हुआ भी है। तो इसी में से यहाँ पे एक उपयोगितावादी विचारधारा आएगा जिसमें बेंथम, जेम्स मिल कह सकते हैं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक
सुखवाद तथा नैतिक सुखवाद के समर्थक रहे हैं और उन्हीं लोगों के द्वारा उपयोगितावाद का मूल जो सुखवाद, जिसको हिडोनिज्म भी बोला जाता है, उन्हीं लोगों के द्वारा दिया गया है। इसमें इनका मानना था कि कोई भी कार्य तभी नैतिक है जब वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख दे, और जो कार्यों का विरोध करता है वह जो दुख या हानि का कारण बनता है, ठीक है, वो हमेशा ही समाज में क्या करेगा, समस्या पैदा करेगा। जेम्स मिल ने भारत में ब्रिटिश शासन को सही ठहराने के लिए अपनी उपयोगितावादी और प्रगति के सिद्धांत को लागू किया। और अभी मैंने मेंशन भी किया था कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश नामक एक पुस्तक भी लिखा हुआ था, ताकि एक अपने होता है ना वैधता को सिद्ध करना, प्रयास करना। जैसे पुराने ज़माने में जो भी राजा महाराजा लोग होते थे, यज्ञ करवाते थे अपने कार्य को, अपने शासन प्रशासन को वैधता प्रदान करने के लिए, तो ठीक वैसे ही यहाँ पे भी इन लोगों के द्वारा यहाँ पे क्या किया जा रहा है, किया जा रहा है। बेंथम का मानना था कि कोई कार्य या फिर कोई कर्म या नियम अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम उपयोगिता रखता है नहीं, इसका एकमात्र पैमाना है सुख, लोग एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बेसिक चीज़ें यही था, ताकि लोगों को क्या हो सके, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक से अधिक उनसे कार्य लिया जा सके, ताकि हिंसा की गतिविधियाँ क्या हो सके, ना फैल सके। तो ये ध्यान रखिएगा, एक है उपयोगितावाद और दूसरा क्या है, उदारवादी लोग हैं। उदारवादी लोग नो चेंजेस, किसी भी तरह का परिवर्तन ये लोग नहीं चाहेगा। और ये लोग क्या चाह रहा है कि नहीं, परिवर्तन जरूरी है। तो देखा जाए तो उदारवादियों से ही एक कैटेगरी निकल के कहीं ना कहीं उपयोगितावाद की तरफ बढ़ रही है। और दूसरी तरफ कौन है, मार्क्स है यहाँ पे, मार्क्सवादी विचारधारा इसी के पैरेलल भी चल रही है। तो कोई न कोई विरोध कर रहा है, तभी कोई न कोई यहाँ पे सुधार करने का प्रयास कर रहा है। हमेशा इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 1905 में बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। स्वदेशी आंदोलन के बारे में, समितियों के संगठन के माध्यम से जन संगठन इसकी विशेषता थी, बिल्कुल सही है। श्रमिक हड़तालों के माध्यम से जन संगठन इसकी विशेषता थी, यह भी बिल्कुल सही है। यह स्वयं सेवा अथवा आत्मशक्ति के रचनात्मक कार्यक्रम का पक्ष समर्थक था, यह भी सही है। शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए थे, यह भी सही है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, 1, 2 और 3, 4 सबका सब यहाँ पे सही है। कारण क्या था, तो 1900 ईस्वी के दौरान देखेंगे समाज में जागृति और राष्ट्रवाद का जो उदय हो चुका था, 1857 की क्रांति, कांग्रेस का उदय, तो लोग अभी तक देखिए मैच्योर तो हो ही जाएंगे। बंगाल के क्षेत्रों में एक से एक एजुकेशनिस्ट जो भी लोग मौजूद थे, काम कर ही रहे थे। तो अब आंदोलन को कमजोर करने के लिए 1903 में बंगाल का विभाजन करने का निर्णय लिया गया। हालांकि बंगाल के विभाजन का कारण यह था कि 78 मिलियन लोगों के साथ बंगाल प्रशासन करने के लिए, ठीक है, बहुत बड़ा था। प्रशासनिक गतिविधियों को लागू करने के लिए अंग्रेजों ने अपना आर्गूमेंट दिया था, इसीलिए इसको छोटा कर दिया जाए, मतलब बांट दिया जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन करना बहुत ही यहाँ पे ज़रूरत है। कारण तो कुछ और ही था यहाँ पे, पूरी तरीके से जनगणना करवा के, चूँकि 1881 में 82 में जनगणना हुआ था, पता लग ही गया था कि किसकी पॉपुलेशन यहाँ पे कितनी कितनी है। तो आप लोग खुद समझदार हैं। बंगाल विभाजन का जो निर्णय की जो घोषणा की गई थी 19 या 20 जुलाई को की गई थी 1905 में। भारत का उस समय जो तत्कालीन जो वायसराय था, इसका नाम था कर्जन, के द्वारा किया गया था। और एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाने का निर्णय लिया गया था। और 16 अक्टूबर 1905 से यह प्रभावित हुआ। 16 अक्टूबर 1905 से यह प्रभावी हो गया। स्वाभाविक सी बात है, अब हिंसा होगी ही होगी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गया, कृष्ण कुमार मित्र, कई सारे उदारवादी नेताओं के द्वारा विभाजन विरोधी आंदोलन तैयार किया गया था। जैसे कि 19-20 जुलाई को हुआ, तो अगस्त से ही आंदोलन शुरू हो गया। 7 अगस्त देखेंगे तो कलकत्ता के टाउन हॉल में सामूहिक प्रदर्शन के बाद आंदोलन शुरू हुआ। रक्षाबंधन के दिन राखियाँ बांधी गई, खुद रविंद्रनाथ टैगोर उसका नेतृत्व कर रहे थे। पूरे देखेंगे ना, अलग अलग क्षेत्रों में ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार, आत्मनिर्भरता पे बल, आज जो कॉन्सेप्ट है आत्मनिर्भर भारत, कहीं ना कहीं और से थोड़े निकल के आए। देखेंगे तो उन्हीं सारी गतिविधियों से ही ये सब निकल के आता है।
विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, खुद यहाँ पे राष्ट्रीय विद्यालय का स्थापना करने का प्रयास करना। अंग्रेजों का कोई भी सर्विस यहाँ पे हमें लेना ही नहीं लेना है, सीधी सी बात है यहाँ पे। स्वदेशी बंधन समिति की स्थापना देखेंगे खुद अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया। श्रमिक हड़तालों के माध्यम से बड़े पैमाने पर भीड़ द्वारा अंकित किया गया। स्व सहायता देख पा रहे हैं यहाँ पे, स्व सेवा अथवा आत्मशक्ति के रचनात्मक कार्यक्रम का पक्ष। तो ये सारी एक्टिविटी जो सब आपको दिखाई देगी, उस समय जाति उत्पीड़न, दहेज प्रथा, बाल विवाह आदि के खिलाफ सब किया जा रहा था। राष्ट्रीय कॉलेज और स्कूलों की स्थापना की जा रही थी, जैसे कि बंगाल में नेशनल कॉलेज की स्थापना टैगोर के शांति निकेतन के रूप में की गई। देश में विभिन्न प्रकार के कई स्कूल और भी स्थापित किया गया, सब उसी दौरान यहाँ पे हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको समझने का प्रयास करना है, ठीक है। मैं थोड़ा टाइम इसीलिए ले रहा हूँ ताकि आपको एक बड़ा डायमेंशन मिल सके, ताकि एग्जाम कितना भी तोड़ मड़ोड़ के पूछे आप लोग इजीली जवाब दे पाए।